और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले और विषय पर आने से पहले आज हम अपने एक बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी प्रेमी, बहुत बड़े हिंदी प्रेमी श्री कैलाश बुधवार जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इनका देहांत कल या परसों में हो गया और बेहद दुखद स्थिति हम सभी हिंदी प्रेमी और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों के लिए, और अन्य भी वो लोग जो उनके आत्मीय उनको जानते थे, वे जानते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व थे कैलाश बुधवार जी। उनको हम अपनी सादर श्रद्धांजलि से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे श्री कैलाश बुधवार जी को पहले श्रद्धांजलि दें, फिर अनिल जी कुछ कहेंगे उनके बारे में और तब हम फिर आज के कार्यक्रम पर आएंगे। तो मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हम सब के लिए यह शोक का समय है कि जब हमारे पत्रकारिता क्षेत्र के भीष्म पितामह और बीबीसी हिंदी सेवा के पहले भारतीय प्रोड्यूसर, और कदाचित वो पहले प्रोड्यूसर थे जो तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं के किसी भारतीय को प्रोड्यूसर बनाया गया था, और उनका देहांत हो गया। मैं पिछले कुछ वर्षों से उनके साथ बहुत गहनता से जुड़ा रहा, और उनकी एक पुस्तक है लंदन से पत्र, और वो पुस्तक मेरे आग्रह से ही उसको हमने प्रकाशित भी करवाया। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसकी जब हम आवाज सुनते हैं कैलाश जी की, कभी वो फोन करते थे तो ऐसा लगता था कि वो बीबीसी से ही बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे आग्रह पूर्वक इसकी कुछ ऑडियो फाइल्स भी मंगवाई। तो मुझे ऐसा लगा कि इन ऑडियो फाइल्स को हमें एक तरह से संजोना होगा, और अगली पीढ़ी को जिसे हम बताएं कि जो हिंदी का सौष्ठव क्या होता है, उसका एक परिचय देने के लिए हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो एक संकल्प हम कुछ मित्र आपस में कर रहे हैं कि हम लंदन से पत्र की ई बुक के रूप में उसको प्रकाशित करवाएं, और उसको फिर हम उसकी आवाज के साथ उसको जानें ताकि उसका पूरा उपयोग हो सके। वैसे आपको पता ही है कि कैलाश जी 1932 में उनका जन्म हुआ था कानपुर में, और फिर वो शिक्षा उनकी मथुरा में हुई, लेकिन उसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया, और प्रशिक्षण उन्होंने इंस्टीट्यूट पूना, आकाशवाणी से फिल्म रेडियो प्रसारण निर्देशन हर चीज का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया, और शुरू में पढ़ाते रहे, और अध्यापन से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की। और नाटक में उनकी बड़ी गहरी रुचि थी। पृथ्वीराज कपूर जी के साथ एक नाटक था गद्दार, जिसमें उन्होंने स्वयं उसकी भूमिका भी की थी, और आपने देखा होगा उनकी आवाज में जो एक नाटक की ओज है वो भी दिखाई पड़ता है। तो हम सब के लिए आज ये शोक का दिवस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे उनके परिवार से मैं बात कर रहा था कि वो बड़ी सहजता के साथ, बड़ी शांति पूर्वक उन्होंने अपना प्राण छोड़े हैं। तो मैं अपने पूरे हिंदी परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और हम आशा करते हैं कि जो छोड़ा हुआ उनका कार्य है, खासतौर पर हमने संकल्प किया है, आप सबके सहयोग से उस संकल्प को भी हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, धन्यवाद चाल्या जी। और विजय जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताया। वास्तव में ये केवल ब्रिटेन का नहीं बल्कि हिंदी पत्रकारिता का बहुत बड़ी क्षति है। वो एक लेजेंड थे जिनको हमेशा खासतौर से हिंदी पत्रकारिता जो विदेशों की जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब 5 वर्षों के लिए ब्रिटेन में था तो उनसे मिलने का बहुत अवसर मिला, और हिंदी के लिए भी उनके मन में बड़ी बहुत ही प्रतिबद्धता थी, लगाव था। कल भी विजय राणा जी बता रहे थे कि बीबीसी की 42 भाषाओं में प्रसारण होते थे, तो उनका ये कहना होता था कि अंग्रेजी के बाद
अगर किसी भाषा में सबसे ज्यादा अगर श्रोता होने चाहिए तो वो हिंदी में ही होने चाहिए, और उसके लिए वो अंत तक प्रयास किया उन्होंने। और उनके पास से इतने बड़े बड़े पत्रकार जो भारत में हमें दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी चैनल पर चले जाएं तो पता चलेगा कि उनकी सबकी ट्रेनिंग जो है वो कैलाश जी के द्वारा हुई। तो बहुत ही एक बड़ी प्रतिभा हमने हिंदी समाज ने खोई है, परंतु हम उसको विरासत को संजोए जैसा कि विजय जी ने कहा है, और हम उनके ऊपर कोई बड़ा कार्यक्रम भी पूरा उन्हीं को समर्पित कार्यक्रम जरूर करना चाहेंगे वातायन से मिलकर। और भी जिस प्रकार से दिव्या जी भी इस कार्यक्रम में है, कल वातायन में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो हम लोग ऐसे महान आत्मा को, जिसने हिंदी की पत्रकारिता में, हम कहें कि हिंदी पत्रकारिता को ग्लोब में, पूरे विश्व में पहुंचाया, एक जगह बनाई, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जी चलिए। बहुत धन्यवाद अनिल जी। जैसा आपने कहा, सही बात कि जब अगर हमारी नींव मजबूत होती है तभी हमारी इमारत भी खड़े होने की साहस कर पाते हैं, हम रख पाते हैं, उसकी आगे की मंजिलें रख पाते हैं। और कैलाश बुधवार जी जैसे लोग जो भीष्म पितामह हैं हमारी पत्रकारिता के और हिंदी के, उन्हीं के बनाए हुए नींव पर हम आज के जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज का जो जैसा कार्यक्रम आज के समय में चल रहे हैं, वो सब कार्यक्रम उन्हीं लोगों के कारण हम आगे बढ़ा पा रहे हैं, जो नींव में अपना खून पसीना उन्होंने हिंदी के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए दिया है। कहीं से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, देख लीजिएगा। आप लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें सभी लोग। तो आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, और उनको याद करते हुए, आदरणीय बुधवार जी को याद करते हुए, आज का विषय भी उन्हीं के जैसा विषय है, विदेश में हिंदी मीडिया। ये हमारा आज का विषय है। इसमें हमने 4 विषय लिए हैं, जिनके बारे में हमें हमारे जो प्रस्तावना करने वाले और संचालन करने वाले डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी बताएंगे। इस कार्यक्रम में आप सभी लोग जो उपस्थित हैं आज इस समय, मैं उन सभी का बहुत स्वागत करती हूँ, और बाद में ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी चलेगा। मीडिया दरअसल जनता का आपस में संवाद स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम है। कविता या साहित्य अगर स्व से सर्व तक की यात्रा करता है, तो मीडिया सर्व से सर्व तक, एक कोने में बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे कोने में बैठे हुए व्यक्ति के पास खबर पहुंचाने का काम करता है। ये वो डाकिया है जो एक खबर दूसरे तक ले जाता है, बताता है, समझाता है। और आज के समय में जबकि हमारी तकनीक इतनी अधिक बढ़ गई है, तब मीडिया के अनेक रूप हमें दिखाई दे रहे हैं। विदेशों में हिंदी मीडिया की उपस्थिति बहुत ही अधिक आवश्यक भी है और अच्छी भी है। रेडियो के माध्यम से, टीवी कार्यक्रम, ब्लॉग, इंटरनेट पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत कुछ आपस में बातचीत शुरू हुई है। बहुत कुछ काम हो रहा है और काम होने की आवश्यकता है। तो मुझे खुशी है कि इस विषय पर प्रस्तावना रखने के लिए और संचालन करने के लिए डॉक्टर जवाहर कर्नावत यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि विदेशों में हिंदी मीडिया पर बेहद लगन से, बेहद मेहनत से, बेहद समर्पण से पिछले 20 सालों से या 25 सालों से वो बराबर काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतनी अधिक मेहनत और प्रयास करके 25 देशों की हिंदी पत्रकारिता के पूरे इतिहास को संजोया है। उनके बारे में जब मैं ज्यादा विस्तार से पढ़ रही थी तो देखकर इतनी हैरान हुई कि उन्होंने 117 वर्षों के विदेशों में हिंदी मीडिया के कार्यों को, पत्रिकाओं को, कौन सा पत्र कब निकला, कैसे निकला, कहाँ से निकला, किसने निकाला, उन सब चीजों की जानकारी ही नहीं, उन्होंने उन पत्रिकाओं के पहले प्रारूप को भी अपने पास संजो के रखा। विदेशों में यात्राएं करी, अनेक देशों में उन्होंने यात्राएं करी हैं। दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण यूरोप से लेकर के, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और सब जगह उन्होंने यात्राएं करके पत्र पत्रिकाओं के प्रारूप संजोए हैं। और उनको बाद में उनके इस कार्य के लिए
क्योंकि ये एक ऐसा महान काम, इतना विशिष्ट काम और इतना मेहनत और लगन वाला काम है कि अभी तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है। क्योंकि उनके कामों को देखते हुए भारतीय सरकार ने जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, सादर आमंत्रित भी किया है और वहां पर उन्हें इन पत्रिकाओं का एक कोना लगाने के लिए, उनके प्रदर्शनी लगाने के लिए भी उन्हें सादर आमंत्रित किया है। आप लोग में से जिनको भी वो खुला हुआ है ना, अपना जो माइक्रोफोन जिसे आप कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इतना सुंदर काम उन्होंने किया है। वो एक, जैसे जो हम बात कर रहे थे कि कैलाश बुधवार जी की जो धरोहर है वो हमें अगली पीढ़ी को देनी है, ठीक उसी तरह से जवाहर कर्नावट जी भी एक बड़ी विरासत जो पिछले 117 सालों से हमारे पूर्वजों ने, कहना चाहिए हमारे बाबा लोग जिन्होंने की हिंदी साहित्य की लिए इतने काम किए हैं, उनकी उस धरोहर को संजोने का काम कर्नावट जी कर रहे हैं, किया है और आगे भी करने वाले हैं। मैं जानती हूँ वो एमकॉम, एमए, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा उन्होंने जर्नलिज्म में किया और आजकल वो मध्य प्रदेश हिंदी न्यास के निदेशक भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉर्पोरेट कार्यालय से मुंबई से वो महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और हिंदी भवन न्यास के, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिंदी भवन न्यास के वो इस समय मानद निदेशक भी हैं, जिनके संचालन में बहुत से काम हो रहे हैं। और आज की यह जो हमारी सभा है वह भी उनके संचालन में प्रारंभ होगी और मैं जानती हूँ कि वो वक्ताओं को बुलाते हुए, क्योंकि हमारे आज के चारों वक्ता भी अपने क्षेत्रों में बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं, उनकी मेहनत और लगन से जो आज 4 देशों में हमारी हिंदी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके बारे में जवाहर जी बताएंगे। पर जवाहर जी अपने भी ज्ञान को, अपने भी रोचक जानकारी को बीच बीच में बताते चलेंगे और इससे हम सभी का बहुत अधिक लाभ होगा। मैं आशा करती हूँ कि बाद में हमें जवाहर कर्नावट जी का जो अमूल्य और दुर्लभ संग्रहालय है पत्र पत्रिकाओं का, वो भी हमें कभी ना कभी अवश्य देखने को, उसकी झांकी हमें देखने को मिलेगी और हम सभी लोग जान करके प्रसन्न हो जाएंगे कि 1903 की जो दक्षिण अफ्रीका में ओपिनियन निकलता था उसकी प्रति भी उनके पास है, जिसमें कि महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था। तो इस प्रकार की जो अमूल्य दुर्लभ सामग्री कर्नावट जी के पास है, उस सबको भी हमें देखने का सौभाग्य कभी ना कभी मिलेगा। भूमिका को यही विराम देते हुए बेहद प्रसन्नता और आनंद और खुशी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ जवाहर कर्नावट जी को आगे के कार्यक्रम को संभालने के लिए। धन्यवाद शैलजा जी, आपने बहुत कुछ कह दिया। मेरे कई गुरुजन, कई मित्र, सबको मैं यहाँ पर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और विषय बहुत रोचक है और व्यापक है और चारों जो हमारे वक्ता हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने हिंदी मीडिया के लिए बहुत काम किया है, अलग अलग देशों से हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जब हम विदेश की हिंदी पत्रकारिता के परिदृश्य को देखते हैं तो मुझे उसके 3 भाग नजर आते हैं। पहली वो पत्रकारिता है जो जिसे हम कहते हैं गिरमिटिया लोग जिन देशों में गए थे वहां पर हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई। दूसरा हमारा वो दौर है जब 1960 के बाद हमारे लोग अमेरिका, यूरोप या दूसरे आधुनिक देशों में गए, वहां पर हमारी शुरुआत हुई। और तीसरा जो दौर अभी चल रहा है वो नेट पत्रिका या ऑनलाइन पत्रिकाओं का चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो गिरमिटिया देशों में पत्रकारिता शुरू हुई उसमें हालांकि एक संदर्भ हमें मिलता है कि काला काकर के महाराजा ने लंदन से हिंदुस्तान पत्र निकाला था। हमने उसके बारे में बहुत सारे तथ्य एकत्रित किए लेकिन वो पत्र हमें नहीं मिल सका, न देखने को मिला। लेकिन जो पहला संदर्भ हमें मिलता है वो दक्षिण अफ्रीका का इंडियन ओपिनियन का मिलता है जो 1903 में गांधी जी ने निकाला था। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि वो 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। वो हिंदी में भी, तमिल में भी, गुजराती में भी और अंग्रेजी में। लगभग 8 पृष्ठ होते थे और 2-2 पृष्ठ उनको देते थे। तो एक तरह से मेरे पास जो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत वो वहां से हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद 1909 में मॉरिशस में डॉक्टर मणिलाल ने हिंदुस्तान निकाला और फिजी, मॉरिशस, इन देशों में खासकर 2 ऐसे देश हैं जहां पर फिजी और मॉरिशस जहां पर हिंदी पत्रकारिता की बड़ी सुदृढ़ परंपरा रही और आज भी किसी न किसी रूप में वो चल रही है। तो इस प्रकार ये जो गिरमिटिया देशों की पत्रकारिता है वो हम गयाना में देखते हैं, सुरीनाम में देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में देखते हैं, फिजी, मॉरिशस में। हालांकि वो जो पत्रिकाओं का दौर था 50 पत्रिकाएं निकली
लेकिन मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि अगर किसी भी भारतीय ने या वहां के व्यक्ति ने अगर 1 साल या 2 साल भी पत्रिका निकालने का अगर साहस किया है तो उसके मन में वो जज्बा था हिंदी के प्रति। और अभी जब मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो आपने देखा होगा कि दुर्गा पत्रिका की हस्तलिखित जो 3 वॉल्यूम 3 खंड जारी हुए, उसमें किस तरह 1935 से 19 तक दुर्गा पत्रिका हस्तलिखित निकाली जाती थी। हाथ से लिखा, एक व्यक्ति जो है हाथ से लिखता था। 60 प्रश्न, मेरे पास वो अंक भी अलग अलग अंक में मॉरिशस से लेकर आया था। 60 प्रश्नों की आप कल्पना कीजिए हाथ से लिखकर जाती थी, और उसके बाद एक एक व्यक्ति के पास वो पत्रिका पढ़ने के लिए जाती थी और संपादक के पास वापस आती थी। तो ये जज्बा वहां था। और यदि हम देखते हैं उसके बाद, ये तो खैर हमने गिरमिटिया देशों की बात की, लेकिन मैं देखता हूं जो कैलाश बुधवार जी को हमने श्रद्धांजलि, ब्रिटेन से भी जो प्रवासिनी पत्रिका निकली थी वह हस्तलिखित लिखी थी। मेरे पास अंक है, उषा राजे जी ने मुझे उपलब्ध कराया। तो वो जो ये दूसरा दौर है, ये दूसरा दौर भी मुद्रित पत्रिकाओं का हमारे सामने है। लेकिन इसके अलावा एक बीच का बहुत अंतराल रहा, वो भी हम देखें तो जब अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी तो लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी थी, तो गदर अखबार हिंदी में भी वहां से प्रकाशित हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है, और करीबन 6 भाषाओं में गदर अखबार निकला वहां पर। और इसके अलावा जो गदर प्रेस था सैन फ्रांसिस्को में, वहां से हिंदी के कितने प्रकाशन, गदरी रिसाला प्रकाशित होता था। अंकों की गवाही, गदरी रिसाला में देशभक्ति के गीत हाथ से लिखकर कई देशों में भेजे जाते थे। इसके अलावा यदि आप संदर्भ के रूप में लें तो वहां से अंकों की गवाही, अंग्रेजों किस तरह भारत को लूट रहे, इस तरह ये बहुत काम वहां पर हुआ। और एक संदर्भ जो हमें मिलता है ब्रिटेन से भी, मैं जब ब्रिटिश लाइब्रेरी में लंदन में 1 सप्ताह इस काम के लिए बैठा तो वहां पर मुझे एक अखबार देखने को मिला, लंदन से निकलता था, तस्वीरी अखबार। उसमें सिर्फ तस्वीरें छपती थी, लेकिन उसके साथ उसमें विवरण तमिल में छपता था, हिंदी में छपता था, उर्दू में छपता था और अंग्रेजी में छपता था। तो इस प्रकार ये इतिहास विश्व हिंदी पत्रकारिता का बहुत एक अलग अलग देशों का इतिहास है। उसमें एशिया है, जापान से अगर हम देखें तो ज्वालामुखी पत्रिका केवल जापानी लोग निकालते थे। ये श्रीलंका, चीन, सिंगापुर, कुवैत, नेपाल, ये सब देश हैं, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। उसके बाद अगर मैं एक संदर्भ और देना चाहता हूँ, हंगरी से एक दीन पत्रिका हस्तलिखित निकलती थी। आप बताइए, हस्तलिखित कविताओं की दीन पत्रिका निकलती थी। ऐसे ऐसे संदर्भ हैं। अमेरिका में जो संदर्भ दिया, मुझे याद है विश्वा पत्रिका जब शुरू हुई तो 1980 में हस्तलिखित निकली थी, उसका अंक भी अभी मुझे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारे रोहित भाई यहाँ पर है, न्यूजीलैंड से हिंदी पत्रकारिता, ऑस्ट्रेलिया से, फिजी से। तो ये सब संदर्भ मैंने देने का प्रयास किया। और फिजी से जो हमारा शांति दूत 1935 से लगातार साप्ताहिक निकलता है, एक बहुत बड़ी बात है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र किसी देश से लगातार हिंदी में निकले। देवनागरी में निकलता था, अब वहां पर कुछ प्रस्त रोमन में भी छपने लगे हैं। तो इस प्रकार ये बहुत व्यापक परिदृश्य हमारी विदेश में हिंदी मीडिया का है। और इसके साथ रेडियो और टेलीविजन का भी विकास बहुत व्यापक रूप से 1980 के बाद हुआ है। तो मैं हमारे इन चारों वक्ताओं का बहुत स्वागत करता हूं। और मैं वक्ता को आमंत्रित करने के पहले उनका थोड़ा सा परिचय भी देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि रोहित भाई हैप्पी, रोहित कुमार हैप्पी हमारे बीच आए, जो न्यूजीलैंड से हैं और भारत दर्शन के नाम से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहले वो पत्रिका मुद्रित रूप में निकलती थी, और जैसा कि वो इंटरनेट पे आने वाली पहली हिंदी पत्रिका है। और मैंने खुद देखा है, मैं न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में उनके घर भी गया हूं, बल्कि उन्होंने 2 दिन मुझे अपने पास रखा। कितना काम वो हिंदी के लिए करते हैं, ये मैंने साक्षात वहां पर देखा है कि उस पत्रिका के लिए कितना काम करते हैं, हिंदी के लिए कितना काम करते हैं। और मुझे याद आ रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन में जब मेरी प्रदर्शनी लगनी थी तो मेरे सारे बैनर रोहित जी ने स्वयं न्यूजीलैंड से बनाकर मुझे भारत भेजे थे, और मैंने फिर उसको प्रिंट मॉरिशस में कराए थे। तो इतने जो समर्पित व्यक्तित्व हैं हिंदी के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, ऐसे रोहित हैप्पी जी का मैं स्वागत करता हूं। और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे आज जो हमारा विषय है विदेश में हिंदी मीडिया, उस पर अपनी बात रखें, अपना व्यवहारिक अनुभव बताएं। श्री रोहित भाई हैप्पी, श्री रोहित कुमार हैप्पी। रोहित जी शायद ऑफलाइन हो गए हैं। रोहित जी है नहीं, अभी नहीं है। चलिए हम उनको कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अनीता बराड़ जी हमारे साथ मौजूद होंगी। जी अनीता जी हैं। अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें।
अनीता बराड़ जी का मैं इस रोहित जी जुड़ गए हैं, दिख रहे हैं। रोहित जी से मेरा निवेदन है, रोहित जी आप आ चुके हैं। कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम है शायद उनकी तरफ। रोहित जी तो हमारे निष्णात हैं प्रौद्योगिकी में भी। नहीं सर, इंटरनेट अगर काम ना करे तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहता। नहीं, वो बात भी सही है। अनीता बराड़ जी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं अपने आप को, आप उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। मैं अनीता जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। रोहित सर आ गए, रोहित साहब देख रहे हैं आप? आ गए? हाँ आ गए। रोहित जी नमस्कार। आवाज नहीं आ रही उनकी। नरेश जी आप अनम्यूट कर दीजिए वक्ता। नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? बाजार वाला। हाँ आवाज आई रोहित साहब की। हाँ रोहित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ रोहित जी, मैंने आज के इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत शैलजा जी ने की और मैंने कुछ भूमिका रखने के बाद आपका परिचय भी विस्तार से दे दिया है कि आपने कितना जबरदस्त काम हिंदी मीडिया के क्षेत्र में किया है। मैं सुन पा रहा था आपको, धन्यवाद। अच्छा, तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी बात शुरू करें रोहित कुमार हैप्पी जी। जी हाँ जी। एक और भी बात जान लें, हैप्पी जी इन दिनों प्रौद्योगिकी हिंदी नाम से एक मंच भी चलाते हैं इंटरनेट पर। धन्यवाद मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्होत्रा जी साथ हैं, अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपको वेब पत्रकारिता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देना चाहूंगा, क्योंकि जब भारत में और संपूर्ण विश्व में जब हम लोग शोध करते हैं तो एक चीज बड़ी खलती है कि हम कथ्यों को तथ्य समझ बैठते हैं, और तथ्य जो हैं वो खोजने पड़ते हैं, जबकि कथ्य सरल सुलभ हैं। तो कोई व्यक्ति जो खासकर विशेषता जो शोधार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो यदि पत्रकारिता का उद्धार चाहते हैं आज के दौर में, तो हमें कथ्यों को छोड़ तथ्यों पर ध्यान देना होगा। और जब वेब पत्रकारिता की बात करते हैं तो घई साहब हमारे बीच हैं, बड़े पुराने उस समय से हैं, तब से मैं परिचित हूँ सुमन घई जी से। तो सबसे पहला जो 1996 में हमने भारत दर्शन आरंभ किया, मुद्रित संस्करण इसका, और 1997 में भारत दर्शन जो है वेब का सबसे पहला हिंदी प्रकाशन इंटरनेट पे बना। और उसके बाद 1999 में अमेरिका से बोलोजी निकलती थी, जिसका संपादन करते थे राजेंद्र कृष्ण, और उनके साथ पूर्णिमा जी जो है संपादन करती थी और प्रकाशन करते थे राजेंद्र कृष्ण जी, और मूल रूप से संपादन भी वे करते थे। और उसके बाद तीसरा प्रकाशन जो आया वो स्वयं पूर्णिमा वर्मन जी का अभिव्यक्ति 2000 में शारजाह से जो है उसका प्रकाशन आरंभ हुआ। तो इस तरह से वेब पत्रकारिता, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि वेब पत्रकारिता और खासकर साहित्यिक पत्रकारिता जो है वो वेब की, वो भारत से ना आके विदेशों से आई। जैसा कि आप देखते हैं कि सबसे पहले न्यूजीलैंड से भारत दर्शन शुरू हुआ, फिर बोलोजी अमेरिका से, और फिर पूर्णिमा वर्मन जी की अभिव्यक्ति। और उसका एक खास कारण था कि विदेशों से क्यों आई वेब पत्रकारिता। उसका कारण था हमारी साहित्यिक पिपासा, जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोग विदेशों में आके बस गए थे, लेकिन हमारी जो साहित्यिक पिपासा थी, जो भाषा के प्रति स्नेह था, उसके लिए हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था, कोई जरिया नहीं था। उन दिनों में इतना सब कुछ सरल नहीं था, तो उस कारण से प्रकाशन आरंभ हुए। और उसके बाद तो आपको पता है कि
वेब दुनिया और बीबीसी हिंदी जैसे दिग्गज इसमें आए, और फिर जागरण जो है साथ में थी उस वक्त में। और जहां तक न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता का सवाल है, तो भारतीय पत्रकारिता में इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो पहला प्रकाशन था वो गुजराती में आरंभ हुआ था 1921 में, और फिर उसके बाद दूसरा जो पत्र था वो 1935 में हुआ आरंभ। तो जहां तक हिंदी पत्रकारिता का सवाल होता है, वो 1992-93 में एक पत्र निकलता था अंग्रेजी में, द इंडियन टाइम्स, और उसमें हिंदी हमने आरंभ की। उसमें मैं एक पृष्ठ हिंदी का निकालता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन दिनों में कंप्यूटिंग इतनी नहीं थी कि हम लोग उसको सेटअप कर पाते, उसका टाइप सेट वगैरह। तो 92 में वो हाथ से लिख के हस्तलिखित जो है आरंभ किया, और फिर 1997 में 96 में जब मुद्रित भारत दर्शन शुरू किया, और 97 में फिर हमने उसका वेब जो है वर्जन निकाल दिया। तो इस तरह से हमारी जो न्यूजीलैंड की पत्रकारिता आरंभ हुई। और इसी बीच में हमारे यहाँ कई रेडियो थे, जैसे एक्सेस कम्युनिटी रेडियो था, जिस पर अनेक भारतीय भाषाओं के समाचार आते थे, उनके कार्यक्रम आते थे। इस तरह से पत्रकारिता चल रही थी और संचार माध्यम जो थे। फिर यहाँ पे एक रेडियो तराना बाद में आरंभ हुआ, और इस तरह से जो है यहाँ की हिंदी की यात्रा जो है आरंभ हुई। और इस तरह से आज जो हम लोग हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप शोध करें तो आप पाएंगे कि भारत दर्शन इस वक्त सर्वाधिक पढ़े जाने वाला हिंदी साहित्यिक प्रकाशन है। और एक छोटा सा प्यारा सा देश है न्यूजीलैंड, जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ से जितना हम लोग काम कर पा रहे हैं वो किया जा रहा है। और हमारी एक कोशिश ये है कि जितना भी हम प्रकाशन करें, और साहित्य का प्रकाशन अगर होता है तो उन्हें कथ्य के आधार पे ना करके तथ्यों के आधार पे करें, और संदर्भ जो हैं वो दिए जाएं कि आपकी जो सामग्री है उसका मूल स्रोत हो, और ताकि अगर शोधार्थी हैं तो उनको अगर कुछ उसके बारे में और जानना है और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उनको उसमें जो सरलता रहे और एक उसकी क्रेडिबिलिटी रहे। क्योंकि अगर आप वेब पर थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप देखेंगे कि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपको वैसा ही सामग्री जो है प्रकाशित मिलेगी। अभी पिछले दिनों मैंने NCERT की एक बुक में देखा कि नरेश त्रिपाठी जो हैं, पंडित नरेश त्रिपाठी, उनका निधन जो है 1992 दिखाया गया, 1962 की जगह। तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो हमको मिलके चाहिए कि हम लोग उसका कुछ उसमें सुधार कर सकें। तो ज्यादातर यही इस वक्त जो लगता है कि यहाँ पे परेशानी आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि सामग्री जो है उसका ठीक ढंग से उसको प्रेजेंट ना कर पाना, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी ना होना। तो ये मुख्य कारण है वेब पर। और एक सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को इन चीजों के, अगर वेब की बात करते हैं तो हमें जो संसाधन आज हमारे पास हैं उनके बारे में कम से कम जो वेब पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं उन संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल करना, हमें उसका उपयोग करना अति आवश्यक है कि हमें पता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण देता हूं कि यदि आपको एक फोटोग्राफ, छायाचित्र आप किसी प्रकाशन में प्रकाशित कर रहे हैं तो उसके कई फॉर्मेट होते हैं, जैसे गिफ, PNG और JPEG।
और उन तीनों में फर्क होता है, उनके वजन में भी फर्क होता है, उनके वेट में, उनके आकार में, और उसके प्रकार में भी फर्क होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। और फिर अगर वेब पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं तो ये जरूरी है कि आपको वेब मास्टरिंग टूल जो हैं जैसे गूगल के, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो। और उसके लिए हम लोग कुछ कार्यशालाएं चला सकते हैं। और वेब और प्रिंट मीडिया जो मुद्रित संस्करण है, उन दोनों में अंतर हमें भली भांति उससे परिचित होना चाहिए हमें। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और चाहूंगा कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से वेब से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए, या आप किसी भी तरह से कुछ भी उसमें मेरा सहयोग चाहते हैं, तो आपका अभिनंदन है। और हमें इन चीजों का बहुत बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ई बुक्स हैं, एक पीडीएफ को ई बुक नहीं कहा जाता। मैं देख रहा हूं जैसे हमारे सरकारी जो संस्थान हैं उनमें भी अगर हम लोग पीडीएफ बना रहे हैं और उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसी को हम मोबाइल पे भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ई बुक बन गई, लेकिन वो ई बुक नहीं है। उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट है जो जिसे ई पब कहा जाता है। तो उसको ई पब में जब तक हम प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे तरह से। तो जो एक टिक मार जैसे कहते हैं ना, ठिक्का जिसको टिक मार, हमारी एक संस्कृति बन गई है कि ये काम हो गया टिक, ये काम हो गया टिक, ये काम हो गया टिक। अब कोई मंत्री आएंगे वो रिबन काट देंगे और हम लोग कहते हैं हम खुश हैं कि हाँ वेबसाइट बन गई। लेकिन आप अगर उसमें अच्छे से ध्यान दे के उसको अगर चेक करते हैं आप, तो आप पाएंगे कि वो चीजें हैं तो हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध करवा दी गई हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो हमें इस टिक मार जो संस्कृति है, ठिक्का मार संस्कृति, इससे हटके वास्तविक रूप से काम करना पड़ेगा हिंदी के लिए। और मेरी बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।